Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. In this topic, we discuss Cauchy integral theorem. This is important theorem for examination purpose. ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो पूछी ही जाती है, लेकिन आप किसी भी कंपटीशन में बैठे बीटेक के बाद कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला दोनों पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। मैं पहले कोची की इंटीग्रल थ्योरम पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक्स को समझना चाहूँगा। तो उसके बेसिक में सबसे पहले आता है सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है। ए डोमेन इन विच एवरी क्लोज कर्व कैन बी श्रंक टू ए पॉइंट। यानी मेरे पास कोई भी एक डोमेन है, उसे जब हम श्रंक कर सकते हों, कोई भी क्लोज कर्व है उसे हम श्रंक कर सकते हो किसी एक पॉइंट के ऊपर, इकट्ठा कर सकते हो। श्रंक मतलब इकट्ठा कर सकते हो किसी एक पॉइंट के ऊपर विदाउट पासिंग आउट एनी रीजन। यानी उसमें से कोई और रीजन नहीं पास होना चाहिए, कोई और रीजन नहीं बनना चाहिए। इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड डोमेन। इसे ही हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। बैलून आप सभी ने देखा है। बैलून को अगर आप देखें तो वो एक 3 डायमेंशन में रीजन होता है। अगर हम बैलून की एयर को बाहर कर दें तो बैलून से जैसे ही एयर बाहर आती है तो पूरा बैलून किसी एक पॉइंट के ऊपर श्रंक हो जाता है और उससे कोई दूसरा रीजन भी नहीं बनता। यानी बैलून एक सिंपली कनेक्टेड कर्व है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा तो ऐसे तो सभी सिंपली कनेक्टेड कर्व है। नहीं, ऐसे सभी सिंपली कनेक्टेड कर्व नहीं होते। आपने बास्केटबॉल को, फुटबॉल को, वॉलीबॉल को देखा होगा। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल हमेशा 2 लेयर से बनी होती है। एक जो लेदर कवर होता है और एक जो अंदर की तरफ ब्लेडर होता है जिसमें कि एयर फिल की जाती है, एयर भरी जाती है। वो 2 लेयर से बनी होती हैं। तो चूंकि फुटबॉल 2 लेयर से बनी होती हैं, तो अगर मैं अंदर वाली की एयर को बाहर कर भी देता हूं तो भी उस फुटबॉल की पूरी एयर बाहर जाने के बाद वो एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो सकती, श्रंक नहीं हो सकती। यानी वो जो रीजन है वो मल्टीपल कनेक्टेड है। इससे भी अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्रिकेट की बॉल सभी ने देखी होगी, जो कि अंदर से सॉलिड होती है, अंदर से ठोस होती है। उसके अंदर एक लेयर नहीं होती, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी लेयर्स बनी रहती हैं। उसको कभी भी किसी एक पॉइंट पे श्रंक नहीं किया जा सकता, कभी किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो क्रिकेट की जो बॉल होती है वो टोटली मल्टीपल कनेक्टेड है, उसे सिंपली कनेक्टेड नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की मैं जब बात कर रहा था तो उनको मल्टीपल कनेक्टेड से सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि क्या मल्टीपल कनेक्टेड रीजन सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा? यस, हो जाएगा। कैसे भाई? अगर हम एक फुटबॉल को देखें तो फुटबॉल में 2 लेयर होती हैं, लेकिन 2 लेयर के अंदर एक छोटा सा होल कर दिया जाता है जिससे कि एयर पास होती है। उसी होल के थ्रू, उसी होल के द्वारा अगर मैं जो अंदर का ब्लेडर है उसको बाहर निकाल दूं तो फिर वो एक रीजन किसी एक पॉइंट के द्वारा दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यानी जो ब्लेडर है और बाहर की जो बॉडी है जो लेदर से बनी है, वो दोनों की दोनों उस होल के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी। अब अगर उनकी एयर को बाहर कर दूं तो ये रीजन सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा, यानी वो किसी एक पॉइंट पे श्रंक हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये रीजन सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होते हैं, जिनकी अभी हमने बात की। मैंने एग्जांपल में जैसा आपके सामने दिखाया है, पहला रीजन सिंपली कनेक्टेड है, दूसरा रीजन मल्टीपल कनेक्टेड है क्योंकि 2 रीजन बने हुए हैं, पॉइंट इस तरीके से बना हुआ है। तीसरा रीजन में मल्टीपल कनेक्टेड है क्योंकि एक बड़े रीजन के अंदर एक छोटा सर्किल बना हुआ है और वो उसके अंदर का रीजन मुझे चाहिए, तो अंदर से जो रीजन बना हुआ है वो मल्टीपल कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन है सिंपली कनेक्टेड को मल्टीपल कनेक्टेड कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम इसके अंदर से एयर फिल करते हैं। जब इसके अंदर से एयर फिल करते हैं तो वैसे देखा जाए तो 2 लेयर बनी होती हैं, तो ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होता है। लेकिन इस होल के द्वारा इस अंदर वाले रीजन को, जो ये रीजन अंदर बना हुआ है, इस रीजन को अगर मैं बाहर निकाल के कुछ ऐसा कर दूं
तो ये रीजन अब सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा, यानी मल्टीपल कनेक्टेड रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे हम एक हॉल बना करके दोनों को कनेक्ट करके मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो रीजन थे, केवल दो रीजन को मैंने सिंपली कनेक्टेड बनाया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास किसी एक रीजन में किसी एक रीजन के अंदर ये एक रीजन है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ मल्टीपल कनेक्टेड रीजन कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे बना है। तो इसको भी हम सिंपली कनेक्टेड बना सकते हैं। यस, कैसे बनाएंगे? होल बनाते जाइए और उनको आपस में कनेक्ट करते जाइए। तो जैसे ही मैं इनको आपस में कनेक्ट करूँगा किसी होल के द्वारा, तो जो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को सिंपल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक हॉल बनाएं और उस हॉल से जो एयर पास होने वाली है तो उसमें से हम उस दूसरे वाले पार्ट को बाहर निकालें और उनको इस तरीके से कनेक्ट कर दें ताकि रीजन मल्टीपल कनेक्टेड से सिंपली कनेक्टेड बन जाए। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक मैंने आप लोगों को दिया है अभी कि सिंपली कनेक्टेड क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये लॉजिक और डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। एक कोची की थ्योरम है, कोची ने अपनी एक थ्योरम दी है। कोची ने ये कहा है कि इंटीग्रेशन करने की आपको किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की आवश्यकता नहीं है, उसको बिना इंटीग्रेशन करे भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? उसने कहा एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन हो। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बाद में आएगा, अभी तो नहीं आएगा, लेकिन जब कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डाउट आ सकता है। तो मेरे पास कोई भी एफ जेड फंक्शन है, एफ जेड में एनालिटिक फंक्शन है, यानी मेरा फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक है। एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस और जो उसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन। स्टूडेंट्स ध्यान देना, फंक्शन ईच पॉइंट पर, पूरे रीजन में हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। विद इन एंड ऑन, बाउंड्री पर भी, यानी कोई पॉइंट बाउंड्री पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे कि फंक्शन डिफरेंसेबल ना हो, जिसपे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो। विद इन एंड ऑन यानी हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। इन्हें सिंपली क्लोज कर्व, लेकिन ये किसी सिंपल क्लोज कर्व के अंदर हो, सिंपल कनेक्टेड कर्व के अंदर हो। तो अगर क्लोज कर्व है मेरा, सिंपली कनेक्टेड है, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल कर्व है मेरा, सिंपली कनेक्टेड है और एनालिटिक फंक्शन है, इस पूरे रीजन के अंदर अंदर भी और बाउंड्री पर भी पूरे रीजन के अंदर मेरा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा ही जीरो आता है। कोची ने कहा है कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो ये हमेशा ही जीरो के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये बताया कि अगर किसी सिंपली कनेक्टेड कर्व के अंदर, किसी कंटूर के अंदर मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो, विद इन एंड ऑन यानी पूरे रीजन में और बाउंड्री पर भी एनालिटिक हो, यानी कोई ऐसा पॉइंट उसके अंदर ना हो जिस पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, यानी हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा जीरो के बराबर आता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर दी क्वेश्चंस। तो इंटीग्रेशन जीरो आएगा, एनालिटिक फंक्शन केवल आपको टेस्ट करना है, यानी आपका टारगेट है कि जो रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड हो और जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो। अगर ये बात आपको समझ आ जाए कि मुझे फंक्शन को एनालिटिक कैसे दिखाना है, कोची रीमैन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं एनालिटिक दिखाने में, या अगर आपको फंक्शन को देखने से ही पता चल रहा है, यानी कोई आपको उसका पोल, कोई आपको उसका सिंगुलर पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यानी फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है। और जो फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक होगा तो सिंपली कनेक्टेड कर्व के अंदर उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो आता है। हालांकि प्रूफ की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया मिलना जरूरी है, आइडिया लेना जरूरी है कि थ्योरम को प्रूफ कैसे किया गया है, क्योंकि इससे हमारा बेस थोड़ा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं।
स्टूडेंट्स आर कोई भी रीजन है जो बाउंडेड कर्व सी है और एफ जेड उसमें मेरे पास फंक्शन है जो कि यू प्लस आई वी है। अब चूंकि मुझे क्लोज कर्व के अराउंड इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड करना है तो एफ जेड इज यू प्लस आई वी एंड डी जेड इज डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक मेरे पास थ्योरम होती थी ग्रीन्स की थ्योरम, आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स 1 में। ग्रीन्स की थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि किसी भी क्लोज कर्व के अराउंड जो इंटीग्रेशन होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम और एन एक्स और वाई के फंक्शन होते थे, यहाँ पर भी यू और वी एक्स वाई के फंक्शन है जो कि हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो उसने ये कहा ग्रीन्स की थ्योरम से कि ग्रीन्स की थ्योरम में अगर एम डी एक्स एन डी वाई हो तो उसका जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई यानी इसके बराबर आता है, यानी लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर हो जाता है। इस तरीके से हमने ग्रीन्स की थ्योरम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी यही कंडीशन बन रही है, दो बार हमारी थ्योरम नज़र आ रही है हमें। पहला पार्ट, एक पार्ट तो ये है जिसमें हम थ्योरम को लगा सकते हैं, दूसरा पार्ट ये है जिसमें हम थ्योरम को लगा सकते हैं। दोनों पार्ट में हम अलग अलग ग्रीन्स की थ्योरम को लगाएंगे। पहले देखें तो यू डी एक्स यानी वही एम डी एक्स, यू एक्स वाई का फंक्शन है, वहाँ भी एम एक्स वाई का फंक्शन होता था, तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, वी भी एक्स वाई का फंक्शन है यानी वहाँ एन होता था। तो पहले हम एन का डिफरेंशियल करते हैं यानी वी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा और माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। सिमिलरली इस दूसरे पार्ट में भी थ्योरम को लगाया जा सकता है। तो दूसरे पार्ट में भी जो दूसरा पार्ट है पहले आता है यानी यू का डिफरेंशियल पहले होगा एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर वी का होगा वाई के रेस्पेक्ट में। अब चूंकि फंक्शन तो एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो कोची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, यानी मैंने उसमें कोची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई कराया और इनकी जगह पर इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब अगर इनकी जगह पर इनको सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इक्वेशन के अंदर रखते ही दोनों टर्म्स बराबर बराबर हो जाएंगी माइनस प्लस के साथ, यानी ये सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे ही ये कैंसिल होंगी तो हम देख पाएंगे एफ जेड डी जेड का जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स कोई भी क्लोज कर्व हो जो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि पूरे रीजन में और बाउंड्री पर भी एनालिटिक हो। अगर पूरे रीजन में और बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक है, कोई ऐसा पॉइंट सिंगुलर पॉइंट उसके लिए नहीं है, तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा ही 0 के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। एक छोटी सी थ्योरम का पार्ट मैंने लिखा है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है, वन वैल्यूड है, विद इन एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रेशन विल बी 0। यानी ऐसे कर्व के अलोंग एफ जेड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 के बराबर आता है। क्वेश्चन को करके देखते हैं, वहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्लोज कर्व के अराउंड इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी जेड, वेयर सी इज द कंटूर, मोर जेड इक्वल्स टू 1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जेड को कैसे सब्स्टिट्यूट करके या एक्स वाई में कन्वर्ट करके किसी पाथ के अलोंग चल के हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंट तरीके थे। लेकिन अब आपको ऐसा इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फंक्शन मेरा एफ जेड है, एक्स वाई में दिया है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, कोई कंटूर दिया है 1 रेडियस का सर्किल, यानी 1 रेडियस का सर्किल जब मैंने ड्रॉ किया तो वो सर्किल ये बनेगा। अब चूंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो एक्स वाई वो पोलिनोमियल की फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा ये फंक्शन है ये एवरीवेयर एनालिटिक है इस रीजन के अंदर, यानी मोर जेड इक्वल्स टू 1 में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो उसके लिए जो फंक्शन के लिए सिंगुलर का काम करें, क्योंकि फंक्शन रेशियो में नहीं है, फंक्शन पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं। तो यानी जो फंक्शन मेरा है वो एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल चूंकि एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, अंदर भी और बाउंड्री पर भी। तब तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो 0 आता है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आएगा। अलोंग दी कर्व अगर मैं चलूँगा तो उस कर्व में इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। स्टूडेंट्स पोल, जीरोज और सिंगुलर पॉइंट क्या मायने हैं इनके। एफ जेड कोई भी फंक्शन है, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट कोई पॉइंट है, एफ जेड कोई फंक्शन, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट कोई पॉइंट विद इन एंड क्लोज कर्व सी। एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। द पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब एनालिटिक फंक्शन को पढ़ा था। इसे हम पोल भी कहते हैं, यानी जिस पॉइंट
पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट या तो फिर पोल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, पोल जीरोज क्या होती है? एफ जेड इक्वल्स टू जीरो, जो पॉइंट जो फंक्शन को जीरो बनाती है, ऐसा पॉइंट जो फंक्शन को जीरो बनाएगा वो जीरोज कहलाती है। लेकिन जो फंक्शन को इन्फिनिटी बना रहा है, फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं होने दे रहा है, वो उसका सिंगुलर पॉइंट या फिर पोल कहलाता है। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम के अंदर केवल ये चेक कर लें कि क्या इसके अंदर कोई पोल एग्जिस्ट करता है या कोई सिंगुलर पॉइंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर केवल हम ये चेक कर लें तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि अगर कोई भी पोल उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है। यानी जो फंक्शन कोई रेशियो में दिया, रेशियो में एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में दिया है, अगर मैं जी एक्स को जीरो के बराबर रख लूँ और उससे कोई वैल्यू पॉइंट निकल करके आ जाए तो उससे पता चल जाएगा मुझे कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इफ़ जेड माइनस जेड नॉट इज ए फैक्टर देन पी जेड, जो मेरे पास एफ जेड होता है, उस एफ जेड में जेड माइनस जेड नोट अगर कोई फैक्टर है वन ऑर्डर का है तो इज कॉल्ड वन ऑर्डर का पोल, यानी सिंपल पोल कहलाता है। सिमिलरली अगर जेड माइनस वन फैक्टर टू पावर का है तो वो टू ऑर्डर का पोल कहलाता है, और nth पावर का है तो nth ऑर्डर का पोल कहलाता है। वही डेफिनेशन जो मैंने बताई, एफ जेड डी जेड में फंक्शन होगा, उसे हम डी जेड को जीरो के बराबर रखेंगे, जेड की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, यही वैल्यूज सिंपल पोल कहलाएंगी क्योंकि इनकी पावर्स वन होंगी। अगर इनकी पावर वन है तो ये सिंपल पोल कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, इस एग्जांपल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, फाइंड द पोल ऑफ एफ जेड, पहले आपको इस फंक्शन के पोल निकालने हैं। तो पोल निकालने के लिए मैंने जो जी जेड है उसको जीरो के बराबर रखा, जीरो के बराबर रखा। उसने कहा इनसाइड एक मेरे पास रीजन दिया है मोड जेड इक्वल्स टू थ्री, सर्किल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस थ्री है, और दूसरा रीजन दिया है मोड जेड इक्वल्स टू वन, ये भी एक सर्किल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस वन है। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को चेक करना चाहते हैं कि इसके पोल क्या हैं, और उस रीजन में, उस बाउंड्री पर और पूरे रीजन में फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो उसी के लिए मैंने ये फिगर आपके सामने रखी है। स्टूडेंट्स, मैंने इसके पोल निकाले, इसका पोल जेड माइनस टू यानी जेड बराबर टू आ गया है, तो एक इसका टू पोल है। अब टू जो पोल है उसको मैं फंक्शन में चेक करना चाहता हूँ कि वो फंक्शन में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये जो सर्किल दिया है, ये जो रीजन दिया है, ये मोड जेड इक्वल्स टू थ्री है। मोड जेड इक्वल्स टू थ्री का मतलब है तीन रेडियस का सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है। ओरिजिन सेंटर लेकर के मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस थ्री है। थ्री रेडियस के सर्किल में मैंने एक सर्किल जो ड्रॉ किया उसमें मैंने देखा कि जो पोल है जेड इक्वल्स टू टू यानी यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि जेड इक्वल्स टू टू का मतलब है जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, यानी एक्स बराबर टू वाई बराबर जीरो, तो टू कोमा जीरो इज द पॉइंट। तो ये पॉइंट टू कोमा जीरो है। मैंने जैसे ही इसको लोकेशन दी टू कोमा जीरो तो ये रियल लाइन पर एक्स एक्सिस पर आ गया, बट मैं देख पा रहा हूँ कि ये उस रीजन में अंदर की तरफ आया है। यानी जब ये उस रीजन में अंदर की तरफ आया है तो ये पॉइंट उसका सिंगुलर पॉइंट है। क्योंकि सिंगुलर पॉइंट है तो ऐसे इंटीग्रेशन जीरो के बराबर नहीं होते, ये इंटीग्रेशन जीरो नहीं आएगा। इसका क्या करना है अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कोई और डेफिनेशन लगने वाली है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर पॉइंट कोई अंदर आ जाता है तो उसका क्या करना है। अभी इस पर डिस्कशन नहीं चल रहा है। अभी तो ये मान करके चलिए कि ऐसे इंटीग्रेशन, ऐसे कर्व के अराउंड जब इंटीग्रेशन किया जाएगा जिसमें कि कोई पोल है, पोल एग्जिस्ट करता है, कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो नहीं आता। ये तो कंफर्म है। क्या आने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर मैं देखूं दूसरा एक रीजन मोड जेड इक्वल्स टू वन, तो मोड जेड इक्वल्स टू वन के अंदर मैंने देखा वन रेडियस का सर्किल है, लेकिन जेड इक्वल्स टू टू जो आया वो जेड इक्वल्स टू टू बाहर की तरफ पड़ रहा है, यानी आउटसाइड है। यानी अगर आउटसाइड है तो इस पोल का मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी मेरे रीजन में तो मैं पूरा फंक्शन मेरा एनालिटिक है। जेड इक्वल्स टू टू जो पोल बना हुआ था, सिमिलर पॉइंट बना हुआ था, वो तो रीजन के बाहर है। रीजन के बाहर है तो इसका मतलब मेरे सर्किल के अंदर बाउंड्री पर भी और सर्किल के अंदर भी मेरा पूरा फंक्शन एनालिटिक है, और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो आता है। यानी मोड जेड इक्वल्स टू वन जो सर्किल है इसके अराउंड इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा, लेकिन मोड जेड इक्वल्स टू थ्री के अलोंग जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा वो इंटीग्रेशन जीरो नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने देखा कि मेरा जो पोल है वो
z+2 यानी z=-2 एक पोल आया, और जो सर्किल की रेडियस है वो z=(1) है। सेंटर ओरिजिन है वही, रेडियस 1 है। तो जिससे मैंने देखा कि जो मेरा पूरा सर्किल है उसमें वो पॉइंट नहीं आता, क्योंकि -2 तो कहीं पर यहाँ आउटसाइड पड़ जाता है। क्योंकि वो आउटसाइड है तो मेरा रीजन, उस मेरे रीजन में तो फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक हो गया है, और फंक्शन अगर एनालिटिक है तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो 0 के बराबर आता है। मैंने डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम्स रखी हैं आपके सामने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट z=-1 उसका पोल बना हुआ है, बट अगर मैं सर्किल को देखूं तो सर्किल की रेडियस 1/2 है, तो पोल आउटसाइड जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखूं z=-1 उसका पोल है, लेकिन जो सर्किल की इक्वेशन थी उसका सेंटर इस बार 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, 0 के अलावा किसी दूसरी जगह पर है। तो यानी आई का मतलब होता है x+iy, यानी y पे 1। तो y एक्सिस पर 1 सेंटर पे उसका जो सर्किल है वो बनेगा, यानी मैं उसको सर्किल को सेंटर उसका चेंज करूंगा। सेंटर चेंज करने के बाद जब मैं सर्किल ट्रेस करूंगा तो वहाँ पर मैं पाऊंगा कि z=-1 उसके अंदर नहीं है, तो यानी रीजन उसके अंदर फंक्शन नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे एक एलिप्स की इक्वेशन दी है, एलिप्स की इक्वेशन को मैं देखूँ तो मेरे जो पोल हैं वो z² - 3z+2 हैं, यानी पोल z=1 z=2 आए। लेकिन एलिप्स की इक्वेशन से मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों ही पोल मेरे बाहर की साइड जा रहे हैं, कोई भी पोल अंदर की साइड नहीं आया। क्योंकि सारे पोल बाहर हैं तो मेरे उस रीजन में तो मेरा फंक्शन एनालिटिक हुआ, और अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर आता है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने कोची की थ्योरम को पढ़ा। कोची की थ्योरम में हमने ये पढ़ लिया कि अगर मेरा फंक्शन पूरे रीजन में सिंपली कनेक्टेड कर्व के अंदर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन 0 आता है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम का ये एक्सटेंशन है, यानी मल्टीपल कनेक्टेड रीजन पे कैसे उस थ्योरम को लगाया जाता है। तो मल्टीपल कनेक्ट, अभी तक सिंपली कनेक्टेड कर्व पे लगा रहे थे, मल्टीपल कनेक्टेड कर्व पे कैसे लगाया जाता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि मल्टीपल कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इफ़ fz इज एनालिटिक इन द रीजन R, अगर fz मेरे पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन है इन द रीजन R बिटवीन सिंपली क्लोज कर्व C1 एंड C2, लेकिन दो कर्व के बीच में है। अब जो दो कर्व हैं उस कर्व को मैं मल्टीपल कनेक्टेड से सिंपली कनेक्टेड बना सकता हूँ। कैसे? एक छोटा सा पार्ट उनके बीच में बनाऊंगा, उनको कनेक्ट करूंगा आपस में, और वो सिंपली कनेक्टेड से मल्टीपल कनेक्टेड बन जाएंगे। यानी अब मेरा रीजन ये हो गया है। तो इस रीजन में अगर मैं देखूं तो इस रीजन के अंदर अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक हो तो फंक्शन एनालिटिक होने से मैं कोची की इंटीग्रल थ्योरम को लगा सकता हूं। तो मैंने यही कहा, क्योंकि मेरे पास फंक्शन एनालिटिक है तो फिर तो इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, बट इंटीग्रेशन तो 4 पार्टों में बना हुआ है। कैसे? सबसे पहला इंटीग्रेशन, यानी अगर मैं देखूं तो C1 के अलोंग होगा, यानी पहला इंटीग्रेशन C1 के अलोंग बनेगा। अब जब C1 के अलोंग बनेगा तो पहला इंटीग्रेशन इस कर्व के अलोंग होगा जो यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर दूसरा इंटीग्रेशन A से लेकर के B तक होगा। फिर तीसरा इंटीग्रेशन C2 कर्व के अलोंग होगा, और जो चौथा इंटीग्रेशन है वो BA के अलोंग होगा। यानी 4 पार्टों में मेरा इंटीग्रेशन बना हुआ है। जो क्लोज कंटूर कंप्लीट होता है वो 4 पार्टों से कंप्लीट होता है। पहला इंटीग्रेशन C1 के अलोंग, दूसरा इंटीग्रेशन AB के अलोंग, तीसरा इंटीग्रेशन BA के अलोंग, और चौथा इंटीग्रेशन C2 के अलोंग। बट स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, C1 जो कर्व है वो एंटी क्लॉकवाइज है, AB जो कर्व है वो क्लॉकवाइज है, C2 जो कर्व है वो भी क्लॉकवाइज है, और BA जो इंटीग्रेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब AB के अलोंग इंटीग्रेशन मैं क्लॉकवाइज चलूं या BA के अलोंग इंटीग्रेशन यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, वो दोनों तो बराबर होने हैं, यानी ये इंटीग्रेशन दोनों बराबर हैं, तो ये इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये तो दूसरी डायरेक्शन में है तो ये तो निगेटिव लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मैंने ये पाया है कि जो बड़े वाले सर्किल के अलोंग इंटीग्रेशन हैं वो अंदर जो छोटा सर्किल बना उसके अलोंग जो इंटीग्रेशन होगा उसके लिए दोनों इंटीग्रेशन आपस में बराबर बराबर आएंगे, यानी दोनों इंटीग्रेशन हमेशा बराबर आते हैं। इसको हम एक और पार्ट से समझते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट और बनाया है। मैंने अब एक रीजन नहीं मल्टीपल कनेक्टेड के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स बनाए हैं। तो मैंने कहा C1 C2 C3 CN आर NH सर्किल इनसाइड द सर्कल C। एक सर्कल C है, जो बड़ा सर्कल है वो C है, और उसके अंदर C1 C2 C3 CN बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स हैं। अब इन सर्कल्स में चूंकि अगर रीजन को देखूं तो मल्टीपल कनेक्टेड है, और मल्टीपल कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट करने का तरीका मुझे आता है कि मैं उन सभी में छोटे छोटे कुछ पार्टीशन बना के छोटा छोटा कट लगा के उनको आपस में कनेक्ट कर दूं। तो मैंने सारे सर्किल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने एक साथ सर्किल को कनेक्ट किया तो जो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन था उससे मेरा रीजन सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट हो गया है। और सिंपली कनेक्टेड के लिए मैंने ये पढ़ा है कि जितने भी कर्व होंगे उन सब का सम तो जीरो के बराबर होना है, यानी उसमें से कुछ क्लॉकवाइज होंगे और कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगे। केवल एक सी एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अदर देन जितने C1 C2 C3 CN के अलोंग इंटीग्रेशन है सभी क्लॉकवाइज हैं। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज अलोंग चलने का जो इंटीग्रेशन है और एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन हमेशा बराबर आएंगे। यानी हमने ये कहा यहाँ पर कि जो FZ है वो बराबर हो जाएगा C1 के अलोंग इंटीग्रेशन प्लस C2 के अलोंग इंटीग्रेशन प्लस CN के अलोंग इंटीग्रेशन। यानी बड़े वाले सर्किल के अराउंड जो इंटीग्रेशन होगा वो बराबर आएगा जितने छोटे छोटे सर्किल उसके इनसाइड बने थे उन सभी के अलोंग चलते उन सब का सम करके जो वैल्यू आएगी वही इंटीग्रेशन FZ के बराबर आएगा बड़े कर्व C के अलोंग। यानी अगर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होता है तो सिंपली कनेक्टेड कर्व बना करके भी उस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तभी मैंने कहा कि कोची की जो इंटीग्रल थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि उसी को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, उसको आगे यूज करता जाऊंगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तक ये पढ़ रहे थे कि फंक्शन एनालिटिक है एवरीवेयर, लेकिन अगर कोई एक पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट इनसाइड द सर्कल इनसाइड द रीजन ऐसे आ जाते हैं जो कि सिंपल कनेक्टेड कर्व में उन पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता या वो उसके लिए सिंगुलर पॉइंट का काम कर रहे हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसे कर्व का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है उसे कॉची की इंटीग्रल फॉर्मूले से किया जाएगा। तो नेक्स्ट थ्योरम में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।